गाइस, वेलकम टू हिस्ट्री। तो आज हम मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे और मेडिवल हिस्ट्री का पहला पार्ट जो है दैट इज फर्स्ट इस्लामिक इन्वेजन वो देखेंगे। तो भाई हिस्ट्री हिस्ट्री तो सबका फेवरेट सब्जेक्ट होता है क्योंकि हिस्ट्री में वैसी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज रहती है और सभी बच्चों को हर किसी को ये मतलब सबका फेवरेट सब्जेक्ट होता है। तो भाई मेरी एक आपसे एक सलाह है कि अगर हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो एकदम बिल्कुल ओपन माइंडेड सोचना चाहिए और ओपन माइंडेड ही रहना चाहिए। अगर तुम यहाँ किसी एक स्पेसिफिक रिलीजन का अगर चश्मा पहन के अगर तुम हिस्ट्री पढ़ोगे तो भाई वो कुछ काम की नहीं, क्योंकि हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है कि हमेशा कंट्रोवर्सी होती है। हिस्ट्री में मतलब कोई कहाँ का रेफरेंस देता है तो कोई कहाँ का रेफरेंस देता है, हमेशा कोई ना कोई मतलब हो ही जाता है। तो हमें क्या करना है कि बिल्कुल ओपन माइंडेड देखना है। हाँ, लेकिन और जो हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं हम, क्योंकि हिस्ट्री से हम क्या, हिस्ट्री पढ़ के हम फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं कि भाई हिस्ट्री में ऐसा हुआ था। तो हम हिस्ट्री तो चेंज नहीं कर सकता ना कोई। हाँ, लेकिन हिस्ट्री से हम ये कर सकते हैं कि हम हमारा फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। नहीं भाई ये गलती हुई थी, ऐसा हुआ था तो ये हुआ था, अब हमें ऐसा करना चाहिए, हमें ऐसा रहना चाहिए। तो ये सब चीजें ठीक है। तो हम देखेंगे कि बेसिकली हिस्ट्री हिस्ट्री का क्या मना मतलब है, मीनिंग है। हिस्ट्री इट वाज हैपन मतलब जो बीता हुआ है उसे हम हिस्ट्री कहेंगे। मतलब समझ रहे हो ना, हिस्ट्री इट वाज हैपन। और हिस्ट्री के फादर हेरोडोटस को कहा जाता है और उनके बुक का नाम है हिस्टोरी का। तो मेडिवल हिस्ट्री अगर उनका क्लासिफिकेशन तीन टाइप, हिस्ट्री का क्लासिफिकेशन तीन पार्ट में होता है, एक एंशिएंट, एक मेडिवल और तीसरा मॉडर्न। अगर एंशिएंट की बात करें वो तो पता ही नहीं है ना हमें कब चालू हुआ है। अगर एंशिएंट में हम देखते तो लगभग 10,000 साल, मतलब 10,000 बीसी वहाँ हिंदू इंडस वाली सिविलाइजेशन का वहाँ कुछ मतलब ये मिले हैं, प्रूफ मिले हैं। तो वो तो हम बता नहीं सकते ना कि हमारा सिविलाइजेशन कब से चालू है। इसलिए ये स्टार्टिंग पीरियड तो कोई नहीं, लेकिन एंड कब हुआ, 712 एडी में। और मेडाइवल का टाइम पीरियड क्या है, 712 से 1707। और मॉडर्न का 1707 से जब तक हम इंडिपेंडेंट नहीं हुए, 1947। आप बोलोगे कि 712 ही क्यों टाइम लेन रखी है, 800 क्यों नहीं, 900 क्यों नहीं, 600 क्यों नहीं। उसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि 712 में जब फर्स्ट इस्लामिक इन्वेजन हुआ तब जब नॉर्दर्न इंडिया, जो नॉर्दर्न इंडिया का जो कई कुछ स्पेसिफिक पार्ट है उसमें कुछ डेमोग्राफिक चेंज हुए और कुछ लॉ भी चेंज हुए। जैसे उन्होंने कुछ इस्लामिक लॉज अप्लाई की, हम देखेंगे अब क्या क्या होगा। तो इसलिए उसको एंशियंट का पीरियड 712 तक कहा जाता है। फिर वहां से मिडेवल चालू होता है, ठीक है। अगर ये देखते हैं टाइम टाइम अगर टाइम डिनोट करने के लिए क्या हम क्या करते हैं, बीसी बिफोर क्रिस्ट और बीसी बिफोर कॉमन ईरा और एडी एनो डोमिनी और कॉमन ईरा। जो यीशु ख्रिस्त थे उनके पहले का जो भी टाइम पीरियड था उन्हें बीसी कहा जाता था। और उनके बाद का जो भी टाइम पीरियड है वो एडी मतलब एनो डोमिनी और कॉमन ईरा। ये अब इस वक्त हम एडी में चल रहे। सपोज करो कोई चीज अगर 1,000 साल बीसी में हुई है तो क्या, तो ये 2,000 और वो 1,000 मतलब लगभग 3,000 साल पुरानी हुई है। तो एक टाइम का कैलेंडर कर लिए, तो ये है टाइम लाइन, ठीक है। तो हम अब इस्लाम के बारे में पढ़ रहे हैं। तो वो तो एक रिलीजन ही है ना। तो कुछ और भी दुनिया के रिलीजन, जैसे वर्ल्ड के रिलीजन अगर देखें, क्रिश्चियनिटी है, जुडाइज्म है, इस्लाम है, हिंदुइज्म है, बुद्धिज्म है, सिखिज्म है। ऐसे बहुत सारे, ऐसा कहा जाता है कि लगभग दुनिया में 500 रिलीजन है। और लगभग दुनिया की 22% तो पॉपुलेशन ऐसी है जो एथियस्ट है, वो किसी रिलीजन को ही नहीं मानती। ऐसा ही है। अगर रिलीजन की बात करें तो
आप बोलोगे भाई सबसे ओल्डेस्ट रिलीजन क्या है? तो सबसे ओल्डेस्ट रिलीजन भाई सनातनी है। सनातन जिसे हिंदू भी कहा जाता है और जिसे आर्य भी कहा जाता है। सनातन में क्या होता है? आइडल वर्शिप होते हैं। मतलब हम ईश्वर को पूजते हैं, लेकिन इस्लाम में वो नहीं होता है। और हम फेथ मतलब उस पर बिलीव करते हैं, लेकिन हम कोई रूल्स फॉलो नहीं करते। मतलब जैसे इस्लाम में कुछ रूल्स होते हैं, वैसे हमारे यहाँ कोई रूल्स नहीं है ना। तो ये हो गया हिंदुइज्म का। अगर दुनिया में बात करें डेमोग्राफिक की, कितनी परसेंट कौन से पॉपुल मतलब वर्ल्ड में कितनी कौन सी परसेंट पॉपुलेशन है, तो लगभग सबसे ज्यादा क्रिश्चियंस 31% है। और उनका जो होली बुक्स है क्रिश्चियंस का, वो बाइबल कहा जाता है। वो जो बाइबल है वो ओल्ड और न्यू टेस्टामेंट से बना है। और वो फर्स्ट बुक्स था जिसमें कुछ रूल्स बताए गए थे उनके फॉलोअर्स के लिए बाइबल में। उसी तरह से मुस्लिम की 33% नहीं है, 23% है। थ्री की जगह थ्री हुआ था, ये 23% है। उसी तरह हिंदू 15%, बुद्धिस्ट 7%। ठीक है। तो अब हम इस्लामिक इन्वेजन पढ़े, थोड़ा रिलीजन भी पढ़ा, रिलीजन क्या होता है। रिलीजन के बाद अब इस्लाम मतलब इस्लामिक इन्वेजन पढ़ेंगे तो थोड़ा इस्लाम के बारे में जानते हैं कि क्या कहाँ से मतलब ओरिजिन है क्या नहीं। ऐसा कहा जाता है कि 400 ईयर्स बैक उनका ओरिजिन था। और उनके होली बुक का नाम है कुरान। मतलब उनमें सर्टन रूल्स है कुरान में। और प्रॉफिट मोहम्मद साहब का जो बर्थ बर्थ डेट है वो है 570 एडी, जो कि मक्का में है। और उनकी जो डेथ है 632। और वे आखिरी पैगंबर है। जो प्रॉफिट मतलब पैगंबर, जो आखिरी पैगंबर है। उसके बाद कोई उनका पैगंबर नहीं हुआ। इसलिए कहा जाता है कि इस्लाम का मतलब ओरिजिन 1400 ईयर्स बैक सऊदी में हुआ था। ठीक है, ये जो मक्का है वो सऊदी में है। तो पहले क्या होता था कि अरब में, जो अरब कंट्री है वहाँ तो हम मोस्टली देखते हैं कि डेजर्ट है। ऐसा नहीं है कि सारा डेजर्ट है, कुछ फर्टाइल लैंड्स भी है। तो वहाँ सारे के सारे ऐसे ट्राइब्स रहते थे। जैसे कुछ एरिया में कुछ पॉपुलेशन रह रही है, इधर कुछ पॉपुलेशन, उधर कुछ पॉपुलेशन। और हर एक ट्राइब्स का अलग अलग गॉड होता था। गॉड होता था। और वो नेचुरल थिंग्स की वर्शिप करते थे। मतलब पहले वो भी आइडल वर्शिप ही करते थे। जैसे ये वाटर, स्टोन, ट्री, इनको पूजते थे। इसलिए उन्हें पॉलीथीज्म कहा जाता है। पॉली मतलब मेनी, थीज्म मतलब जो भगवान है। वो मेनी मतलब मोस्ट ऑफ द भगवान को उनसे थी, इसलिए उन्हें पॉलीथीज्म था पहले। तो क्या हुआ कि मोहम्मद साहब का जो बर्थ था वो काबा में हुआ था, कुरैश फैमिली में। जो कि उनका मेन ही काम था वर्शिप करना। कि उनके घर में लगभग 360 आइडल्स थी। ठीक है। और वो जो अब हम देखते हैं मक्का में, वो ब्लैक जो स्टोन है उसको जो चुमते हैं, उसको पहली बार उमर ने चुमा था। उमर ये पहला सेकंड खलीफा था। तो उस ब्लैक स्टोन को हजरे अस्वाद कहा जाता है। तो यहाँ भी कंट्रोवर्सी है कि कुछ मतलब हिंदू के लोग ऐसा मानते हैं कि वहाँ मक्केश्वर महाराज थे, वहाँ महादेव थे। तो वो क्यों कहते हैं, उसके पीछे का रीजन ये है कि जो जिस फैमिली में मोहम्मद साहब का बर्थडे मतलब जन्म हुआ था, उसी फैमिली का स्पेशल काम ही ये था कि वो मूर्ति को मुझे मतलब प्रिजर्व करके रखते थे, उनको वर्शिप करते थे। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि भाई वो भी महादेव की थी। तो क्या है क्या नहीं वो तो भाई खुदा जाने। ठीक है। और उससे पहली बार उमर ने चुमा था, कि जो मतलब सेकंड खलीफा था। तो ये पहला थोड़ा ये देखो, इस्लाम अर्ली यानी उनके खलीफा, अर्ली इस्लाम्स एंड कैलिफेट। ठीक है। तो क्या होता है, हम तो देखते ही हैं, जब भी कोई कुछ नया करने चाहे या चाहा, उसको तो अपोज होना ही होना है। इसलिए मोहम्मद साहब को उनके मक्का में अपोज होने लगा, क्योंकि सारे के सारे मतलब बहुत बिजनेस वैसे होता था ना, वो पूरे आइडल वर्शिप थी। तो वहां से मदीना गए। फिर मदीना से फिर उन्होंने मक्का पे अटैक करके फिर मक्का जीता था। उस तरह से वो मतलब
सफल हो गए। तो ये देखो उनके काल में 622 से 632 तक उन्होंने कितना फैलाया इस्लाम। उसके बाद 632 से ये रशीदियन खलीफा आए। फिर उसके बाद ये उमायूद डायनेस्टी के खलीफा आए। उन्होंने पूरा यहाँ से यहाँ तक काबुल कंधार यहाँ आज की अफगानिस्तान तक फैलाया। इधर पूरा यूरोप तक गए थे। ठीक है। फिर उनके बाद क्या होता है, पैगंबर के बाद ये कहा जाता है कि भाई अब अगला खलीफा कौन होगा। तो उसमें भी दो गुट हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि अभी भी दुनिया में मतलब इस्लाम में दो मजहब में पार्ट है। कोई कुछ लोग सुन्नी है और कुछ लोग शिया है। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई मोहम्मद साहब के जो ससुर थे उन्हें खलीफा बनाया जाए, तो पहले उन्हें बनाया जाता है। और कुछ बोलते हैं कि नहीं, ये जो अली है 4 नंबर के खलीफा, ये उनके दामाद थे, कि उन्हें बनाया जाए। लेकिन पहले इन्हें बनाया जाता है, फिर उसके बाद उमर, फिर उसके बाद उस्मान, फिर उसके बाद अली। फिर यहाँ डिस्ट्रीब्यू यहाँ डिवीजन हो जाता है इस्लाम का। यहाँ एक शिया ब्रांच और एक सुन्नी ब्रांच। ठीक है। और ये जो डायनेस्टी थी, ये उमायूद डायनेस्टी थी। और उसमें लगभग 14 खलीफा हुए थे। फिर उसके बाद और उनका एक फाउंडर और एक लास्ट खलीफा, ये तो नहीं पूछता। और उसके बाद ये उमायूद डायनेस्टी को अब्बासी 750 में, और उसको फिनिश करके फिर वहां से खलीफा बनते और उनका मेन सेंटर फिर बगदाद में से मतलब बगदाद में ट्रांसफर होता है। जो भी अगले 750 एडी से जो अगले खलीफा होंगे वो सारे के सारे मतलब ईरान की जो सिटी है बगदाद, वहां से ऑपरेट करेंगे। तो जिहाद मतलब जिहाद का मीनिंग क्या होता है, अगेंस्ट दो हु डोंट फॉलो इस्लाम। तो ये पढ़ लो। उसके बाद उन्होंने फिर सीरिया जीता, पैलेस्टीन जीता, दमास्कस, सिप्रस, मिस्र उस वहां कंट्रोल कर लिया। फिर फारस, फिर इराक गए, फिर अफ्रीका गए, स्पेन जीता, पुर्तगाल जीता। और फ्रांस में लगभग फ्रांस में गए। तो फ्रांस में थोड़ा रुकना पड़ा क्योंकि वहाँ टोर्स वार हुआ। वहाँ एक आदमी था चार्ल्स मार्टेल, उसने फिर मुस्लिम आर्मी को हरा के यूरोप को बचाया। नहीं तो आज पूरा यूरोप भी मुस्लिम ही होता। ठीक है। तो ये हो गया पूरे दुनिया की बात, मतलब कैसे हुआ क्या नहीं। लेकिन अगर इंडिया की बात करें, इंडिया में कैसे इस्लाम आया, तो ऐसा नहीं है कि 712 में जब उन्होंने अटैक किया मोहम्मद बिन कासिम ने, उससे पहले इस्लाम के कुछ लोग नहीं आते थे व्यापार करते थे बिजनेस के लिए। इंडिया से सिल्क कॉटन सीरियल्स मतलब अनाज लेके जाते थे। अरब से भी इंडियन लोग जो डेट्स है, जामुन है और ऊंट, ये इंडिया में देते थे। तो ये बिजनेस तो चलता था। अगर बात करें तो पहले मॉस्क इंडिया में चरामन जुमा मॉस्क है, जो कि केरला में है और 628 एडी में बनाए थे। और अब इन्वेजन क्या हुआ कि उतना लिमिटेड प्रोपोगेशन मतलब क्या, फैलाना उतना स्प्रेड नहीं कर पाए, लिमिटेड ही स्प्रेड हो पाया। और उसका जो अरब के जो अटैक थे सारा, एक चचनामा एक बुक से जो हिंद सिंध की हिस्ट्री ऑफ सिंध भी कहा जाता है, जो चच ने लिखी थी, जो राजा दाहिर के पिता थे। तो इस बुक में सारा है, मतलब अरब इन्वेजन का डिटेल है। तो खलीफा का ऑर्डर का था इंडिया में, इस्लाम प्रोपोगेट करो, लूटो, मंदिर डिमोलिश करो और एम्पायर खड़ा करो। तो ये खलीफा का ऑर्डर था इंडिया के लिए। तो इसे उसी हिसाब से पहला अटैक हो जाता है। तो पहला जो इस्लामिक इन्वेजन था तो वो था अरब से। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि फर्स्ट इस्लामिक इन्वेजन कौन मतलब किसने किया था, और ऑप्शन में देता है अरब, तुर्की, एयू, अफगानी। तो ये फर्स्ट इन्वेजन जो इस्लामिक इन्वेजन है तो वो है अरब से। तो 636 में उमर ने किया था लेकिन मुंबई पे, लेकिन वो फेल हो गया। फिर बाद में क्या हुआ कि कुछ अरब के व्यापारी थे जो श्रीलंका से माल लेके
अरब जाते थे, तो सिंध में उनके साथ लूट हो गई। तो लूट हो गई तो उनके वहाँ की जो खलीफा थे उन्होंने मैसेज भेजा कि भाई तुम्हारे यहाँ लूट हुई है और उसके बदले में हमें इतनी इतनी औरतें चाहिए, ऐसा कुछ तो बोला था 50, और 50 औरतें चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। तो वहाँ के राजा थे, राजा दाहिर, तो नहीं मान जाते हैं। दाहिर नहीं है, दाहिर है। तो वो बोलती है कि भाई नहीं ऐसा नहीं होगा। तो फिर उसकी उस लिए फिर अटैक हो जाता है। तो ऋषि राजा राजा के फादर थे चच, और उनका बुक है चचनामा। तो ये फिर अटैक हो जाता है सिंध पे। पहला तो अटैक उबैदुल्ला करता है, लेकिन वो फेल हो जाता है, वो 711 में करता है। फिर 712 में उमद बिन कासिम आता है, जिसे किसने भेजा था, गवर्नर ऑफ इराक अल हज्जाज ने भेजा था। जो तो ये कौन था मोहम्मद बिन कासिम, इसका नेफ्यू था, नेफ्यू के साथ साथ ये उसका सन इन लॉ, उसका दामाद भी था। वो अटैक कर देता है राहिर, मतलब जो राजा दाहिर थे, सिंध के राजा थे, वहां पे अटैक कर देता है। फिर उसके बाद पहले वो देवाल जीतता है, फिर नीरून जीतता है, और सिसम के जाटों के साथ उसका वॉर होता है, वहां जीतता है। और मेन वॉर यहाँ होता है बहुत बड़ा, रावरफोर्ट में, जो राजा दाहिर के साथ लड़ा जाता है। यहाँ राजा दाहिर की मौत हो जाती है, और उनकी दो बेटी थी, एक सूर्यमाला और परिमाला, और उनकी एक वाइफ थी जिसका नाम था लाड़ी। तो वो तीनों को बंदी बना के कासिम ईरान के खलीफा के पास भेजता है। लेकिन जब वो वहां जाती है, ऐसा कहा जाता है कि वो थोड़ा चतुरा, मतलब चतुरपना दिखा के बोलती है कि भाई हमें तो उसने, मतलब कासिम ने छुआ है। तो बहुत गुस्सा आता है, और वो ऑर्डर दे के फिर कासिम को मरवाता है, ऐसा कहा जाता है। फिर वो 712 में हुआ, 713 में मुल्तान जीता है। यहाँ इतना लूट मिलता है उसको, सिटी ऑफ गोल्ड कहा जाता है, इतना सोना मिला था उसको, उसी उसी सिटी ऑफ गोल्ड भी कहा जाता है। फिर क्या करता है कासिम, मतलब सिंध के एरिया में जजिया इम्पोज करता है। जजिया मतलब क्या है, जो नॉन मुस्लिम होते थे उनको लगभग 1 से 5% टैक्स देना होता था। और क्रिश्चियंस और ये जो यहूदी जो और ज्यूस थे, उन्हें वो जिम्मी बोलते थे, उनको 2.5% का टैक्स था। फिर उसके बाद कासिम की मौत हो जाती है। फिर उसके बाद आता है याजिद, ये भी कुछ दिन के बाद इसकी भी मौत हो जाती है। फिर हबीब, फिर उसकी भी मौत हो जाती है। और इस तरह से मतलब उतने सक्सेस नहीं होते अरब। ठीक है। तो हमने सुना होगा ये हदीस। तो हदीस क्या है? आफ्टर डेथ ऑफ प्रोफेट मोहम्मद, हिज सीइंग और हिज डे टू डे टीचिंग वेयर कंपाइल वही फॉलो, मतलब उनकी जो डे टू डे जो टीचिंग्स थी उनको एक साथ कंपाइल करके रखा गया, तो उसको हदीस कहा जाता है। तो मतलब हम देखते हैं कि मुस्लिम्स को हदीस के साथ रहने की परमिशन चाहिए, ऐसा वैसा न्यूज में देखते हैं ना, तो ये हदीस है। जो प्रोफेट साहब का जो बर्थडे है उसको मिलाद उल नबी कह के सेलिब्रेट कहा जाता है। तो ये स्टैटिक जी में क्वेश्चन पूछता है कि बर्थडे डेट को क्या कहा जाता है, तो ये मिलाद उल नबी। ठीक है। तो उसका इफेक्ट क्या हुआ अरब का? अरब अरबों ने तो हमला किया, लेकिन उसका इंडिया पे इफेक्ट क्या हुआ, कल्चरल चेंज क्या हुआ? क्या हुआ अरब टू इंडिया, इंडिया को उन्होंने क्या क्या दिया, क्या मलेरिया? पहले हम यहाँ ऊँट मतलब नहीं रखते थे, तो हमने ऊँट रखना चालू किया। हम कार्टोग्राफ, हम मैप बनाना सीखे उनसे, मानसून की खबर उनसे पता चली, और डेट्स की भी खेती करने चले, जैसे खजूर बिजूर ये हो गया। और इंडियन से उन्होंने क्या क्या लिया, फिलोसॉफी, एस्ट्रोलॉजी, मेडिसिन। उसमें सबसे मतलब ये बहुत बार पूछा जाता है कि ब्रह्मगुप्ता का बुक्स का क्या नाम है, तो ब्रह्मस्तु का सिद्धांत था। तो ये 628 में लिखा था। तो उस वक्त ब्रह्मगुप्ता ने बताया था कि अर्थ की सरकमफेरेंस क्या है, डायमीटर क्या है। थोड़ा सोचो, हमने ये कहा जाता है कि सारे के सारे इन्वेजन जो हुए हैं, सारे इन्वेजन नहीं, जो खोज हुई है सारी की सारी यूरोप में के, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ 628 में ब्रह्मगुप्ता ने बताया था कि अर्थ की सरकमफेरेंस क्या है, इक्लिप्स पाई की वैल्यू बताई थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताए थे, अर्थ की रेडियस बताई थी, और बहुत सारे फॉर्मूले भी बताए थे। तो तो मतलब सोचो क्या क्या रहा होगा इंडिया का, मतलब और। लेकिन वो फिर यही
ट्रांसफर होके अरब में गया, फिर अरबों से उधर यूरोप में गया, फिर उन्होंने वो ट्रांसलेट करके उनके नाम पे वो करा लिया सारा खोज कि भाई हमने ये किया है। ठीक है। तो उसके बाद अरब और इंडियन अब क्या करते हैं कि इंडिया के चार रूलर, ये जो पुलकेशिन था, नागभट्ट फर्स्ट, दंतियो दुर्गा और बप्पा रावल, चार मिला के एक संगठन बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं अल हकब। और बहुत खदेड़ते हैं और बहुत मार के पूरा कांधार तक खदेड़ देते हैं, मार मार के वहां पर लेके जाते हैं। और आधे समय हर 200 किलोमीटर तक उनके वो पोस्ट बना के आते हैं। तो इस तरह से अरब इन्वेजन क्या हुआ, तो वो तो फेल ही हुई ना, कुछ साल के लिए सिर्फ रहे नॉर्थ में। लेकिन जब ये इन्होंने अल हकब संगठन बनाया इंडियंस ने, तो पूरा लगभग अगले 300 साल तक किसी की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि बहुत स्ट्रांग हुए। लेकिन जब इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते गए इंडिया के, तो उस हिसाब से फिर तुर्क सक्सेस हो गए। तो उनके बाद कौन आते हैं? तुर्क। तुर्क का मतलब क्या हुआ, अगर अरब तो इस्लाम फैलाने में इधर इंडिया में तो सक्सेस न हो गई, लेकिन उन्होंने उधर तुर्क में जाके तुर्कमेनिस्तान जो रीजन था उधर गए और वो उधर सक्सेस हुए। उधर के जो लोग थे उन्हें कन्वर्ट कराया, फिर वो इस्लाम में आए। फिर अगर भाई तुम समझो कोई एक बंदा है जो 20-25 साल का यंग है, तो कोई 50 साल का है, तो किसमें ज्यादा जोश रहेगा? ऑब्वियसली जो 20-25 साल का है। वैसे ही नए नए इस्लाम में आए थे तो इनमें थोड़ा ज्यादा जोश था, तुर्क तुर्क में। तो फिर उन्होंने अटैक कर दिया। और फिर तुर्क देखेंगे, अब हम तुर्क का भी अगले मतलब अगले पार्ट में देखेंगे, तो तुर्कों का भी इन्वेजन। ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चन से लगाओ भाई, क्या क्या है आंसर। ठीक है। पहला क्या है? मोहम्मद बिन कासिम लेड द फर्स्ट सक्सेसफुल इन्वेजन इनटू इंडियन सबकॉन्टिनेंट इन 712, टारगेटिंग विच रीजन? ये तो बताया, सिंध में लूट हुई थी, तो ये इसका आंसर होगा सिंध। ठीक है। ऐसी जेल सी एच एस में पूछा गया था, who was the Hindu ruler of Sindh who defeated and killed by Muhammad bin Qasim Force in Battle of Pau? भाई यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा है देखो। अगर आपने इसे उड़ाया तो देखो कलेक्टर विलेक्टर बन जाओगे। क्या है उसका? तो बैटल ऑफ टाविल में मैंने बताया ना, यहाँ तगड़ा युद्ध हुआ था और राजा ताहिर की मौत हुई, उनके बेटे और लड़की को बंदी बना के उधर भेजा गया। ठीक है। तो उसका ऑप्शन होगा सी। तो ये बताओ, मोहम्मद बिन कासिम वॉज अ कमांडर फॉर विच इस्लामिक कैलिफेट? मोहम्मद बिन कासिम उसने कब अटैक किया था? 712 में किया था। तो 712 में तो उमायूद डायनेस्टी न थी ना। 750 में उमायूद अब्बासीज खत्म करते वो आ जाते हैं, लेकिन 712 तक तो यही थी। इसलिए उमायूद, और मैंने बताया था कि उमायूद डायनेस्टी के चारों खलीफा थे। ठीक है। उसके बाद क्या है? विच मेजर सिटी इन सिंध वाज फेमसली कॉल्ड द सिटी ऑफ गोल्ड बाय द अरब्स आफ्टर इट कैप्चर्स बाय मोहम्मद बिन कासिम? बताया था मैंने, मुल्तान, क्योंकि बहुत वहाँ सोना मिला था। ये भी बताया था मैंने भाई, देखो यूपीएससी स्टेट पीसीएस में बताया, आया है क्वेश्चन। मोहम्मद बिन कासिम रिलेशनशिप विद उमायूद गवर्नर ऑफ इराक अल हज्जाज who sent him on expedition was that of? मोहम्मद बिन कासिम कौन था? नेफ्यू एंड सन इन लॉ, मैंने बताया ना उसका भतीजा भी था और दामाद भी था। चलो ये बताओ, what primary event is historically cited as a immediate cause for the Umayyad Caliphate launching a major military campaign against Sindh? भाई देखो यूपीएससी में पूछा है। क्या थी? टू रिफ्यूज द पेल टू एनिमल ट्राइब, भाई ऐसा तो कुछ नहीं था पे का, मैंने कुछ बताया नहीं। द डिमांड ऑफ इस्टेब्लिश ट्रेड पोस्ट इन देवाल, ये भी कुछ नहीं। द प्लंडरिंग ऑफ अरब शिप बाय पायरेट्स ऑफ द कोस्टल देवाल सिंध, ये बताया ना, उनकी जहाजों की लूट हुई थी, इसलिए नहीं उन्होंने हमला किया था। ये गुजर प्रतिहारा तो ये तो कुछ बताया ही नहीं। ये भी यूपीएससी में भी पूछा है और स्टेट पीसीएस में भी पूछा है भाई, ये देखो क्या है।
Which key document or historical text provide most of the detailed information regarding the Arab conquest of Sindh? बताओ फटफट में। ये चचनामा बताया ना मैंने। राजा ताहिर के फादर जज थे, उसको फतनामे सिंध भी कहा जाता है। After the conquest of each of the following taxes imposed by Arab, भाई देखो ये एसएससी बहुत मतलब इजी क्वेश्चन पूछता है जजिया। उसके बाद सिटी ऑफ देवाल फर्स्ट मेजर टारगेट मोहम्मद सिग्निफिकेंट बिकॉज इट वाज, क्या है उसका, हिल फोर्टिस। ये तो भाई अब ऐसे कुछ क्वेश्चंस रहते हैं जिसको थोड़ा एनालिटिक थिंकिंग करके हमें सॉल्व करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि सारा का सारा वन लाइनर ही आता है, थोड़ा सोचना पड़ता है कुछ क्वेश्चंस के लिए। तो ऐसा इस क्वेश्चन को सोचो क्या हो सकता है। हिल फोर्ट्रेस प्रोवाइडिंग स्ट्रेटेजिक डिफेंस, ऐसा तो कुछ नहीं था। मेजर रिलीजियस पिलग्रिम, ये ये तो रिलीजियस का भी कोई संबंध नहीं था। सोर्सिंग सीपोर्ट एंड ट्रेड हब ऑफ अरेबियन सी, तो मतलब ये जो देवाल थी जो पहला अटैक किया था मोहम्मद कासिम ने, तो उसी की करा कि उसी लिए किया था कि मतलब वो ट्रेड हब था अरेबियन सी से जोड़ने के लिए। तो ये 10 नंबर, द अरब रूल इन सिंध following Muhammad bin Qasim campaign is generally considered by historians to have been the beginning of permanent sultanate in rules, isolated with no long-term political impact, a sustained rule that lasted over 500 years until Mughal Empire, key factor leading to immediate decline of राष्ट्र। right? भाई इसका तुम कमेंट में आंसर करो, ये तुम्हारे लिए है। स्टेट पीसीएस का है भाई क्वेश्चन, तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, ये है तुम्हारे लिए होमवर्क HW। ठीक है, तो आज तक यही रखते भाई अरब इन्वेजन। अब अगले अगले पार्ट में देखेंगे तुर्क। अगर इसकी जो रिटर्न पीडीएफ है, हैंड रिटन नोट्स, तो आप चैनल के बायो में जाओ, वहाँ टेलीग्राम की लिंक दी है, वहाँ जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, वहाँ पे डाल दूंगा मैं जो हैंड रिटन नोट्स भी है। अब अगर चाहते हो तो इसके भी मतलब रेफर कर सकते हो, अगर ये नहीं आप लिखा हुआ चाहिए तो वहाँ मिलेगा। ठीक है भाई, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक भी करो अगर अच्छा लगा तो शेयर भी करो। ठीक है, रखते हैं भाई, चलो ठीक है, बाय।